हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, या तो आपने पीछे देख लिया होगा वरना हम बता देते हैं। हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई का एडिशनल पेपर। अब ये पेपर भी सीबीएसई ने खुद ही लॉन्च किया है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस भी बाकी पेपर्स जितनी ही है। और ये कुछ यूनिक और हटके दिया है पेपर, इसीलिए हम इस पेपर को आपके साथ डिस्कस करने हाजिर हुए हैं। क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली आपने बस पढ़ा और आप कर लोगे। ये और पेपर्स जैसा नहीं है। इसमें बहुत सारी खास बातें छुपी हैं, बहुत अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दिए गए हैं। तो इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, आइए आप हमारे साथ, और हम मिलकर इसे डिस्कस करते हैं और इसे भी यहां खत्म करते हैं। चलिए, अब अगर बात करें सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर वन, अगर आप क्वेश्चन नंबर वन को देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? ऐसी फॉलोइंग मैट्रिसेस जिसमें पी क्यू और क्यू पी बराबर हो जाए। पी क्यू और क्यू पी क्या हो जाए? बराबर। जबकि पी कोई 2x2 की मैट्रिक्स होगी, कोई भी हो सकती है, पी इज एनी मैट्रिक्स। अगर पी दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो पी क्यू और क्यू पी सिर्फ जब बराबर हो सकते हैं जब क्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। जब एक्चुअल में क्यू कैसी मैट्रिक्स हो? आइडेंटिटी। तो आपसे यही पूछा है कि अगर पी कोई भी मैट्रिक्स है, सच विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस कैन बी क्यू। क्यू कौन सी हो सकती है? तो क्यू सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकती है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ आइडेंटिटी के लिए ही ट्रू बैठेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो जाती है कब? जब ये आइडेंटिटी होती है। चलो, वी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और आपसे एडजॉइंट वी दिया हुआ है। चलो, एडजॉइंट वी देने का मतलब है डिटर्मिनेंट ए की पावर ऑर्डर -1 देना, यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर देना। स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा? रूट। तो मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू √7। अच्छा ठीक है, वी में था तो वी हो जाएगा, वी में था तो ये क्या हो जाएगा? वी। तो वी की वैल्यू आपकी √7, ऑप्शन सी। वी की वैल्यू आपकी √7 आ रही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, तो कह रहा है बाकी शेडेड एरिया बताओ। आपसे शेडेड एरिया मांगा है। क्या मांगा है आपसे? शेडेड एरिया। मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप एरिया निकाल सकते हैं 3 कोऑर्डिनेट से। बस आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और साथ में 1 1 1। आप पहले एबीसी का एरिया निकालेंगे, फिर क्योंकि डीईएफ जो है मिड पॉइंट्स है, तो डीईएफ तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकल जाएंगे, 1 कॉमा बनाएंगे, इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 2 8, 8 का आधा 4, इन दोनों में लगाएंगे तो 0 + 4 4, 4 का आधा 2, 0 + 6 6, 6 का आधा 3, ये तीनों भी आ गए। फिर इन तीनों में एक बार एरिया निकालेंगे और एबीसी के एरिया में से, ठीक है, शेडेड निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, तब आपके पास एक्चुअल में ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया आ जाएगा, और आपसे यही मांगा है। तो आई होप आप इतना कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको बस कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके उसका एरिया निकालना है। तो आई होप आप इसे कर लेंगे। ठीक है, आपसे डिफरेंशिएशन मांगा है f'(x), तो आई होप आपको इसका डिफरेंशिएशन आता हो। ठीक है, उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर हमारा फंक्शन दिया हो cos इनवर्स √x, तो cos इनवर्स का होता है -1/√1 - x²। फिर √x की बारी आएगी तो इसका 1/2 √x होता है। जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको दो तीन ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं।
ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं एक बार। इनमें से तो कोई ऑप्शन फिट बैठ नहीं रहा, ये सिर्फ इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि इसके पास माइनस नहीं है, वरना ऑप्शन सी सही बैठ जाता। हाँ, ऑप्शन डी के पास माइनस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये थोड़ा सा लंबा बैठ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, ln को ब्रेक करा गया है दो जगह, मतलब कंटिन्यूअस के लिए एक बार फंक्शन ये लेंगे और एक बार फंक्शन ये लेंगे, और जबकि वैल्यू रखेंगे log 1/2। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करो, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर -2x इंटू माइनस का 2, log 1/2 पुट कर दो वहां पे, x की जगह पुट कर दो log 1/2, साथ में -2 भी है। आप जानते हो पावर जो होती है वो ऊपर चली जाती है, तो ये हो जाएगा e की पावर log 1/2 की पावर -2, ई सेम होगा, ई सेम होने की वजह से 1/2 की पावर -2 हो जाएगी, और साथ में -2 भी है, यानी पावर की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये कितना आएगा, -8। ये कितना आएगा, -8। जबकि 1/2 पर डिफरेंशिएशन जो बन रहा है वो वैल्यू 0 होगी, यानी आप इसका डिफरेंशिएशन अलग मिल रहा है और इसका डिफरेंशिएशन अलग मिल रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसने कोई ना कोई बात तो कही है ही, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस तो है बट, एक मिनट, ऑप्शन मैंने गलत टिक कर दिया, ऑप्शन बी सही है, एफ एक्स कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये बताओ डिक्रीजिंग का होगा। डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आई होप आपने ध्यान से वो पढ़ा होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करो, उसे 0 के बराबर रख लो, तो ये हो जाता है 6x-4 को 0 के बराबर रखने से x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2/3 पे चिड़िया उड़ा दो, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। अब देख लो एक्चुअल में क्या पूछा है हमसे, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है, एक मिनट, इन विच ऑफ दीज इंटरवल द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन है 3x², 3 कांस्टेंट x² का 2x, 6x-4, माइनस का 4x की वैल्यू उधर जाके 2/3। खे समझते हैं भाई, अगर 2/3 से 2 को डिवाइड किया जाए तो मेरे हिसाब से 1.66 वैल्यू बैठेगी, और -इंफिनिटी से 0, तो 0 वैल्यू कहीं यहां बैठेगी, तो -इंफिनिटी से 0 तक भी डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन ए सही है। 0 से 2 तक इसलिए नहीं है, 2 यहां बैठेगा, आधा इंक्रीजिंग भी आ रहा है, ऑप्शन ए सही है। -इंफिनिटी से 0 तक भी तो डिक्रीजिंग है, जरूरी थोड़ी है वो वहीं तक पूछ रहा है, वो सिर्फ पूछ रहा है कि क्या -इंफिनिटी से 0, तो -इंफिनिटी से 0 भी तो डिक्रीजिंग ही है, तो ये सही है, ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है इंटीग्रेट करो इसे। हाँ, इंटीग्रेशन उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम उसे सोच लेते हैं, बस दिक्कत यह है कि हम दिमाग कम लगाते हैं। चलो देख लेते हैं आखिर कितना मुश्किल होता है और कितना नहीं। हाँ, पावर है, हाँ, चलो भैया, बेस सेम है दोनों के, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। e की पावर x log 5 में x प्लस हो गया, x कॉमन कर लो, log 5 प्लस 1 बचेगा, 1 को log 10 लिख सकता हूं मैं, log 5 प्लस log 10 आपस में मल्टीप्लाई होकर log 50 हो जाएगा, e की पावर में x log 50 हो गया। आप जानते हो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये 50 की पावर x बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए, और 50 की पावर x को इंटीग्रेट कर सकते हैं 50 की पावर x अपॉन log 50 प्लस c। ठीक है, क्या कर सकते हैं 50 की पावर x
अपॉन log 50 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस सेम है तो पावर्स ऐड ही तो होती है। ठीक है, ई के बेस सेम है ना दोनों के, तो पावर्स हमने ऐड कर दी। तो x log 5 में प्लस x हो गया, x कॉमन कर लिया, log 5 प्लस 1 बचेगा, 1 को log 10 लिख दिया। प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, log 50 हो गई। और ठीक है, log 50 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने इंटीग्रेशन शायद किसी और तरीके से सॉल्व किया है फिर। e की पावर log 5 की पावर x, यार 5 की पावर x इंटू ई की पावर x। अब ये क्या बकवास है, 5 की पावर x, 5 की पावर x को किया है उसने इंटीग्रेट। 5 की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो 5 की पावर x एज इट इज अपॉन log 5 ई प्लस सी। 5 की पावर x अपॉन log 5 ई प्लस सी, ऑप्शन ए से। ठीक है, उसे दूसरी तरीके से सॉल्व किया है, हमने पहले दूसरी तरीके से कर दिया था। अब ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आपसे इसका एरिया मांगा है 1 से लेके 3 तक का। 1 से लेके 3 तक का एरिया निकालने में आई होप आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एरिया चाहिए 1 से 3 तक का, y चाहिए होता है जो कि log x प्लस 1 है। अब ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसमें आइलेट लगा लेना। ठीक है, तो आइलेट लगाने के बाद फिर वही इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप उसे ऐसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री इक्वल्स टू इट्स ऑर्डर। इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है और उसके ऑर्डर है वो सेम है। अगर पहले की बात करें तो पहले का ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर 3 है और जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर 2 डिग्री 2 है। इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर 3 डिग्री 1 है। एक इकलौता ऑप्शन जिसमें ऑर्डर और डिग्री सेम है। ट्रू। कपिल इज ट्राइंग, कपिल, नॉट कपिल, कपिला इज ट्राइंग टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इन तीनों के सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहता है कपिला। कपिला बहुत प्यारा व्यक्ति है, इसको सॉल्यूशंस फाइंड करने की चुल उठी है। ठीक है, अब ये अपनी चुल को मिटाने के लिए 3 अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, पहली तो होमोजीनियस है, अलग से पता चल रही है, उसमें से यही पूछा है कौन सी होमोजीनियस है। तो पहली है, ये तो बिल्कुल अलग ही पता चल रही है, ये होमोजीनियस है। अब इन दोनों में से कोई होमोजीनियस है या नहीं वो चेक कर लो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो एक्स और वाई अलग हो जाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन हुआ। और अगर इसकी बात करी जाए, हाँ ये भी होमोजीनियस है, 1 और 3rd है। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही हो जाएगा ना यार ये तो। बट अगर इसे होमोजीनियस से करना चाहें, y की जगह bx रखकर, तो क्या नहीं होगा। y की जगह bx रखकर इसे करना चाहें तो ये भी हो जाएगा, बट हाँ ये हो जाएगा। वैसे तो फर्स्ट और थर्ड तो होने चाहिए कहीं ऑप्शन में। ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड नन ऑफ द अबव ओनली वन, वन एंड सेकंड। अभी रुक जाओ एक सेकंड बस देख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बी एक्स से करेंगे तो बी कांस्टेंट एक्स का 1 प्लस एक्स कांस्टेंट बी का डी वी बाई डी वाई एक्स। वाह, तो यहाँ पुट करेंगे तो b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स
माइनस कॉस बी एक्स, बी उधर चला जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बताओ किसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन जीरो होगा, इनमें से किस किस का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, जिसमें वाई एक्सिस है ही नहीं उन्हीं का प्रोजेक्शन जीरो, तो वाई एक्सिस किस किस में नहीं है, सेकंड और थर्ड में नहीं है, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड। कह रहा है अगर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो लिया जाए तो लैम्डा और इसकी वैल्यू बता। अब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो लेने का मतलब है डिटरमिनेंट आई जे के लो और वन, लैम्डा जीरो और फाइव, थ्री और फाइव, इसे जीरो के बराबर रख लो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा फाइव माइनस जीरो आई माइनस जे, जे की वैल्यू आ जाएगी ये कट फाइव माइनस जीरो और प्लस के, और ये वैल्यू आ जाएगी ये कट फाइव लैम्डा माइनस थ्री, और ये जीरो के बराबर है, मतलब सारी वैल्यू कंपैरिजन जीरो होगा तो फाइव जीरो हो गया, फाइव जीरो हो गया तो लैम्डा को रखो, लैम्डा थ्री बाई फाइव हो जाएगा, ये आंसर हो जाएंगे, फाइव जीरो लैम्डा थ्री बाई फाइव, ऑप्शन ए। डायरेक्शन कोसाइंस मांगे हैं ओपी के, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस मांगे हैं ओपी के, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस अल्फा निकालोगे तो यहाँ पे यानी कॉस अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है, एक्स एक्सिस से दूरी 60, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाई 1/2, 1/2, 1/2 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हटाओ। चलो, एक लाइन एम पास हो रही है एक पॉइंट से, वो पॉइंट आपको दिया है -4, 2, -3 और वो पैरेलल है लाइन एन के। अब अगर इन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब है कि जो इसका पैरेलल वेक्टर होगा वही इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं, जो इसका पैरेलल वेक्टर है वही दूसरी लाइन का होगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एम हमें दे रखी है, ठीक है, लाइन एम हमें दे रखी है। अब उसमें से कह रहा है बताओ पी क्यू आर क्या होंगे, यही होंगे 4 - 2 और 3, यही सेम पैरेलल वेक्टर हो जाएगा ना, 4 - 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बता सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअल में पैरेलल वेक्टर्स सेम होंगे तो मतलब ये यहीं पे तो पुट होते हैं पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स आ जाएंगे 4 - 2 और 3। लाइन L1 और 2 स्क्यू लाइंस हैं, हाउ मेनी लाइंस ज्वाइनिंग L1 एंड L2 कैन बी ड्रॉन सच दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। वो लाइन दोनों के परपेंडिकुलर होगी L1 और L2 के, और L1 L2 दो स्क्यू लाइंस हैं, यानी दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस में परपेंडिकुलर्स देखें हम, स्क्यू लाइंस का मतलब है ये दो पैरेलल लाइंस है उसमें परपेंडिकुलर, ऐसे 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 कितने भी परपेंडिकुलर खींचे जा सकते हैं, इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी ऑप्शन है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी। एक लीनियर प्रोग्रामिंग हुई, उसमें पता चला कि ग्राफ जो है उसका कांस्टेंट दिए हुए हैं, z जो है वो 3x + 2y है और मिनिमम वैल्यू है कॉर्नर पॉइंट 2, 0 पर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ए does not exist as the feasible region is unbounded, does not exist as the inequality does not have any point in common with the feasible region, chalo, exist as the inequality this has infinitely many points in common with feasible region, exist as the inequality this does not have any point in common with the feasible region। चलो अब आराम से पढ़ लेते हैं। इसका मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है 2, 0 पर, इसका मतलब है इसका फिजिबल रीजन तो नहीं बन सकता। फिजिबल रीजन नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता जी भैया, ठीक है, क्योंकि उसका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं उसके आंसर्स।
ऐसे केसेस के एक्चुअल में आंसर्स नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल में ये अनबाउंडेड है, तो इसका हम मैक्सिमम नहीं कर सकते। हम इसका क्या नहीं बता सकते? मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से माना जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। उसका रीजन क्या है? अनबाउंडेड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स डैश इन द फिजिबल रीजन। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऊपर कुछ खास ऐसा दिया नहीं है। कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स डैश इन अ फिजिबल रीजन। क्या ओनली मैक्सिमम, ओनली मिनिमम, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा? एक्चुअल में कह रहा है, तो कह रहा है या तो मैक्सिमम बने, मैक्सिमम बनता है, या मिनिमम। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स डैश इन द फिजिबल रीजन। नहीं, दोनों भी बन सकते हैं। बोथ, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों भी बन सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी बन सकते हैं। ठीक है, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब ये तो आप 2 मिनट के क्वेश्चन है नहीं, इन्हें तो जल्दी जल्दी फटाक फटाक करके खत्म कर दो। चलो जी, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? आगे कहता है हमसे कि अगर पी एम इंटरसेक्शन एन जीरो हो जाए तो जरा बताना ये क्या होगा। तो एक्चुअल में कंडीशनल है, कंडीशनल में आप जानते हो पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे नीचे वाला। चलो जी, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे नीचे वाला। चलो ये बात भी हमने मान लिया, तो देख लेते हैं जी भैया क्या कंडीशन बन रही है। एम यूनियन एन का इंटरसेक्शन एम से एम भी बनेगा। अगर ये ऑप्शन है तो हटाओ। एम यूनियन एन का इंटरसेक्शन, एम यूनियन एन है, उसका इंटरसेक्शन एम से एम ही बनेगा, और नीचे यूनियन दे रखा है, तो पीएम अपॉन ये ऑप्शन होना चाहिए। एम एंड एन आर टू इवेंट्स। ठीक है, दो इवेंट्स दे रखे हैं। अब दो इवेंट्स है तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसे नीचे वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन, तो आप जानते हो पी एम इंटरसेक्शन एन की वैल्यू क्या है? जीरो। तो अगर ये जीरो हो गई तो ऑप्शन रह जाएगा पी एम अपॉन पी एम प्लस पी एन। ठीक है, तो ये सही आंसर है। चलो, अगर x कुछ 0, 2, 4, 6, 8 है, p एक रिलेशन है इस तरीके का, बेस्ड ऑन द रिलेशन p ऑन सेट x इज ट्रांजिटिव रिलेशन। पूछ रहा है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। चलो पहले रिलेशन ड्रॉ करके देख लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, इतनी जल्दी कैसे बता दें भाई। रिलेशन ड्रॉ तो कर लें। क्या बनवा रहा है? 0 का 2 से, 4 का 2 से, 4 का 6 से, 8 का भी 6 से, तो कुछ खेल ही खिला रहा है। 2 का 4 से, यहाँ 2 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, 2 का 4 से, 0 का 4 से, यानी इस 0 का भी इस 4 से ही है। द रिलेशन सेट x इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए तो भैया उठाने पड़ेंगे पॉइंट्स। अगर 0, 2 और 2, 4 से देखें तो 0, 4 होना चाहिए हैगा, 4, 2 और 2, 4 से देखें तो 4, 4 होना चाहिए। ये दोनों नहीं बना रहे, नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये दोनों नहीं बना रहे। ए तो फॉल्स हो गया आपका असर्शन। तो द रिलेशन पी हैज अ सबसेट ऑफ द फॉर्म ए बी बी सी ए सी। पी हैज अ सबसेट ऑफ द फॉर्म ए बी सी, अगर एक्स से लिए जाएं तो क्या ए बी बी सी ए सी ऐसे सबसेट्स हैं? हाँ है, तो सही हमारे पास ए बी बी सी ए सी। हाँ ऐसे है तो ठीक है तो सही, रीजन तो सही है, अजर्शन गलत है, रीजन सही है। एक्सप्लेनेशन तो सही है नहीं, तो अजर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। चलो जी, तो x की पावर 5 अटेंड क्रिटिकल पॉइंट x 0 पर, बिल्कुल सही है।
क्या फंक्शन x की पावर 5 x 0 पर क्रिटिकल पॉइंट अटेन करेगा? बिल्कुल सही बात है। रीजन में कह रहा है द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन कैन ओनली अकर एट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज जीरो। द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन कैन ओनली अकर एट पॉइंट्स, नहीं, करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है, बात ठीक ठीक तो कह रहा है बट बिल्कुल करेक्ट नहीं कह रहा। ठीक है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। तो असर्शन ट्रू है, बोथ ए एंड आर फॉल्स नहीं है। ठीक है, पहला ट्रू है, असर्शन ट्रू है। असर्शन ट्रू है, हाँ, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, हाँ मतलब एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी, बट प्रॉपर तो नहीं है यार। उस हिसाब से फिर ऑप्शन नहीं बैठ रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है थोड़ी बहुत। ठीक है, प्रॉपर नहीं बैठ रहे, बट उस हिसाब से ऑप्शन ए बैठ रहा है जितना उसने दिया है, जितना डाटा उसने हमें दिया है उस हिसाब से क्या करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन ए। तो यहां हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और मस्त तरीके से अपना पेपर दे के आइएगा। जय श्री राम।